पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं। हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं। हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। किस्मत से हर पन्ने पर हो, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मसाल साज जिबा हो वो दीप जलाना पड़ता है। जिसमें मसाल साज जिबा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अच्छे स्वास्थ्य एवं मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समस्त खंडों को आप अध्ययन कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे कैसे हमारी परीक्षा में प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। उन प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, और हम लोग प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 को लेकर आज लोग बात करने वाले हैं। आपने देखा कि किस स्तर से हम प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं, और यहां से वादा करते हैं साथियों, कोई भी प्रश्न आपकी श्रृंखला से बाहर नहीं होगा। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्यों है? क्योंकि आज के प्रश्नों में उन प्रश्नों को समाहित किया गया है जिनमें गारंटी है कि 100 में से 100% वहां से एक प्रश्न आना अनिवार्य होगा। आज की श्रृंखला में से हूबहू आपको वैसा ही प्रश्न मिल जाएगा जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखे जाएंगे आज। तो आज की श्रृंखला को बिना किसी स्किप के हुए, बिना किसी स्पीड को बढ़ाए हुए आप सभी लोग पूरी शिद्दत से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें शिक्षण को भी शामिल किया गया है, अर्थात मैथमेटिकल पेडागोजी, अर्थात जो गणितीय शिक्षण है, गणितीय शिक्षा शास्त्र है, उस गणितीय शिक्षा शास्त्र को साथियों यहां पर समाहित किया गया है। और इस गणितीय शिक्षा शास्त्र में हम लोग आज पियाजे के क्या विचार थे और वेन हिले का ज्यामितीय विचार क्या था, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो हमारे सीटेट की तैयारी कर रहे भाई बहन हैं, वो सभी लोग एक मेहनत के साथ, एक नवीन ऊर्जा के साथ और एक जोश के साथ आप इस क्लास को अपना स्नेह देंगे, अपना प्यार देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तो इससे क्या होगा, वीडियो सजेशन में जाएगा और सभी लोगों तक प्रेषित हो सकेगा, यूट्यूब के द्वारा उसका एडवर्टाइज हो सकेगा। और अभी तक जो भी शिक्षार्थी, जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इंगित बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाले जाने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सभी वीडियो का लाभ उठा सके। तो सभी लोग मेहनत से डट जाइएगा, घबराना नहीं है, लड़ना है और कुछ कर जाना है। अर्थात साथियों, आज के सेशन को हम बिना किसी देर किए हुए, बिना किसी समय को गवाए हुए शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए और सेशन की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमने अभी बताया है किस्मत में, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी किस्मत में नहीं तू शायद, है ना, वो गाना आपने सुना, मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद इस प्रकार से आपने गाना सुना होगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, किस्मत में नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत से किस्मत में हम लिखवा लेंगे। क्योंकि हमने अभी बोला है किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है और जिसमें मसाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। साथियों, तो आज उसी मसाल से जज्बे के साथ हम लोग दीप प्रज्वलित करने चल रहे हैं और वो दीप प्रज्वलित होगा सीटेट जुलाई 2024 की जो 7 जुलाई को परीक्षा है, उस जुलाई 2024 में हम लोग अब की बार 130 पार के संकल्प को पूरा करेंगे। TWR है 7, तो नौकरी है आपके हाथ। तो चलेगा, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं।
लिखा हुआ है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1.6 वर्ग मीटर है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 डेसीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 8 डेसीमीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं की बड़ी भुजा की लंबाई क्या रहने वाली है। तो चलेगा, हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। लिखा हुआ है क्षेत्रफल 1.6 वर्ग मीटर है साथी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्षेत्रफल क्या है साथी। तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है 1.6 वर्ग मीटर है। अब हम इसको वर्ग सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्यों बदल लेंगे, देखिएगा 1.6 और सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर देंगे साथी। तो यहां से हो जाएगा, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा 16,000 वर्ग सेंटीमीटर। 16,000 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से 8 डेसीमीटर अधिक है और इसकी जो डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पैरेलल साइड्स इक्वल्स टू द 10 डेसीमीटर, अर्थात कह सकते हैं समांतर भुजाओं, अर्थात हाइट जो है वो 10 डेसीमीटर है साथी। तो डेसीमीटर है तो इसको हम लोग बदल लेंगे, कितने हो जाएंगे 10 डेसीमीटर में। अब 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने पढ़ रखा है 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 डेसीमीटर बराबर 10.100 सेंटीमीटर हो जाएंगे साथी। तो 100 सेंटीमीटर यहां से हो गया। यहां से अगर हम लोग साइड मान लें, साइड इक्वल्स टू साइड अगर मान लें, द साइड इक्वल्स टू द फर्स्ट साइड हमने x मान ली एंड देन सेकंड साइड इक्वल्स टू द हो जाएगी x प्लस 8 हो जाएगी, लेकिन ये डीएम में है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में कर लेंगे। सारी भुजाएं जो है हमने सेंटीमीटर में मानी हुई है। अब यहां से देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है साथी। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इनटू हाइट होता है। तो यहां से 1/2 समांतर भुजाओं का x और x कितना हुआ साथी, 2x हुआ, प्लस 80 हो गया इंटू 100 हो गया, इक्वल्स टू द फॉर्मेशन कर दीजिए 16,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां से क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल होगी तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा साथी, और बराबर 2x प्लस 80 हो जाएगा। 80 उधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर 80 इधर माइनस कर देंगे तो 300 में से 60 जाएगा साथी, 240 हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर कितना हुआ, 120 हो गया। तो हमसे पूछा है तो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, तो बड़ी भुजा की लंबाई साथी x प्लस 80 होगी। तो लार्जेस्ट साइड ऑफ द समलंब चतुर्भुज पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां से बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा साथी क्या हो जाएगा, तो बड़ी भुजा बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, 120 में 80 को जोड़ देंगे क्योंकि बड़ी भुजा हमारी x प्लस 80 है। तो x प्लस 80 कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 200 क्या आ जाएगा साथी, सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारे इस प्रश्न का क्या है, जो कि हमारे इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो आपने देखा, इस चीज को समझा कि क्या हमारा समलंब चतुर्भुज से संबंधित अगर कोई सवाल बनेगा तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा लिया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल साथी होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं के योग और गुणे ऊंचाई से हमने क्या कर लिया साथियों, समांतर भुजाओं के योग और गुणे ऊंचाई से हमने इस चीज के प्रश्न को निकाल लिया और हमारे इस प्रश्न का आंसर आ गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही लाजवाब होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। तो सभी लोग पूरी ऊर्जा और पूरे जुनून और पूरे जोश के साथ रहिएगा, क्योंकि हम भी हैं जोश में और आप भी हो जाओ जोश में। साथियों, दूसरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला है, समझिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का समागम इसमें किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है साथी, बेन हीले के अनुसार बच्चा ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर है। वेन हीले के अनुसार बच्चा ज्यामितीय चिंतन पर है। बेन हीले के अनुसार बच्चा कैसा है, बच्चा ज्यामितीय चिंतन पर है यदि वह ज्यामितीय आकृतियों के सामान्य गुणों का, यदि वह ज्यामितीय आकृतियों के सामान्य गुणों, आकृतियों के सामान्य गुणों का निगमन कर लेता है, और प्रमेयों को प्रमाणित कर लेता है,
प्रमाणित कर लेता है। मतलब यहां पर पूछा गया है एक बच्चा जो है वो ज्यामितीय आकृतियों के सामान्य गुणों का निगमन कर लेता है और जो भी हमारी थ्योरम्स है, जो भी हमारी प्रमेय है, उनको भी प्रमाणित कर लेता है। तो बेन हीले के ज्यामितीय विचार के आधार पर देखें तो बच्चे का कौन सा बच्चा जो है कौन से चरण में रहने वाला है, ठीक है, यह साथी हमसे पूछा गया। नहीं, वह चिंतन के किस स्तर पर है साथी पूछा गया है। बेन हीले के अनुसार बच्चा ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है साथी, छूट गया यहां पर कि किस स्तर पर है, यह पूछा गया है कि किस स्तर पर है, यह पूछा गया है। यहां से हमसे स्तर पूछा गया। अगर हम लोग बात करें कौन से स्तर पर है, ठीक है, कौन से लेवल पर रहने वाला है, तो सबसे पहले साथियों आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेन हीले के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बेन हीले के बारे में पढ़ें तो याद रखिएगा सबसे पहले प्रश्न बनता है बेन हीले ने जो हमारा विचार दिया बच्चों के किससे संबंधित दिया, तो उन्होंने बताया। देखो सबसे पहले दो व्यक्ति थे, ये कह सकते हैं पति पत्नी थे। एक का नाम था पियरे बेन हीले और दूसरे का नाम था डायना बेन हीले। ये दोनों लोग क्या थे, इन दोनों लोगों ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। देखो कहानी को बड़ी शिद्दत के साथ समझिएगा साथियों, क्योंकि कहानी जो है अगर आपने इस सार को समझ लिया तो साथियों वादा करते हैं कि वेन हीले से बनने वाला प्रश्न आप कभी गलत नहीं करेंगे और गारंटी है कि वेन हीले से जरूर, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ हो अभी तक का, चाहे ऑफलाइन हुआ हो सीटेट का, दोनों परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बना है। तो चलेगा, देखिएगा, समझिएगा। हमने बताया जो वेन हीले की जो संकल्पना है वो बच्चे के ज्यामितीय चिंतन पर है। बच्चे के अंदर ज्यामितीय आकृतियों का विकास कैसे होता है, बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को कैसे जानता है, इसके बारे में वेन हीले साहब ने चर्चा की हुई थी। अगर इसकी बात करें तो यह चर्चा कब हुई थी, तो 1957 में नीदरलैंड का एक विश्वविद्यालय था। 1957 में नीदरलैंड का एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय। क्या नाम था साथी, यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय था। तो इसमें इस चीज को पब्लिश करवाया गया, मतलब इसके बारे में सबसे पहली बार इसकी चर्चा की गई और चर्चा करने वाले व्यक्ति का नाम था पियरे वेन हीले और डायना वेन हीले। ये दोनों पति पत्नी थे और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग करके बताया कि बच्चा ज्यामितीय आकृतियों के बारे में कैसे सीखता है और ज्यामितीय आकृति की संकल्पना जो होता है, ज्यामितीय आकृति की संकल्पना को अपने अंदर कैसे डेवलप करता है, इस चीज के बारे में बताया। अगर हम लोग वेन हीले के बारे में बात करें तो वेन हीले साहब ने अपने उसमें कितने स्तर दिए थे, पूछा जाता है साथी, कितने स्तर दिए थे, कोई बताएगा? वेन हीले साहब ने कितने स्तर दिए थे, यहां हमसे पूछा गया है। अर्थात 4 लेवल दिए थे साथी। कितने दिए थे, सॉरी 4 लेवल कह रहे, 5 लेवल दिए थे। कितने लेवल दिए थे, 5 लेवल दिए थे। अब 5 लेवल का कितने, यानी लेवल 4 तक का था। कितने थे, लेवल 4 थे, लेवल 4 थे और स्तर 5 थे। स्तर कितने थे साथी, 5 थे और लेवल कितने थे, 4 थे। तो देखिएगा अगर हम लोग वेन हीले की बात करें, समझिएगा साथी, बहुत ही आसान होने वाला है। इतना आसान आपने आज तक वेन हीले को पढ़ा नहीं। अच्छा बात करें वेन हीले के बारे में, हालांकि थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बड़ा मतलब बोरिंग टॉपिक है, लेकिन नहीं बोरिंग है तो क्या हुआ, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो हमें क्या करना है, पढ़ना है साथी, ठीक है, हमें ना चाह कर भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या करना है, 130 पार करना है। तो इसलिए एक एक चीज को पढ़ना है। अगर हम लोग वेन हीले की संकल्पना पर बात करें तो इन्होंने कितने स्तर साथी दिए थे, स्तर दिए थे, इन्होंने स्तर दिए थे, टोटल 5 स्तर थे। कितने स्तर थे साथी, 5 स्तर थे। अब 5 स्तर कौन थे, सबसे पहला इन्होंने लिखा लेवल 0 दिया। क्या दिया साथी, लेवल 0 दिया। दूसरा इन्होंने लेवल 1 दिया। तीसरा इन्होंने साथी लेवल 2 दिया। नेक्स्ट लेवल 3 दिया और नेक्स्ट लेवल 4 दिया। इन्होंने कुल 4 लेवल के बारे में इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, ठीक है। ये लेवल 4 तक इन्होंने लिखा। तो 4 लेवल और कुल स्तर कितने हो गए, आप देख पा रहे होंगे 5 हो गए, ठीक है। जो पहला लेवल रहा इन्होंने इसको विजुअलाइजेशन बोला। क्या बोला साथियों, विजुअलाइजेशन, अर्थात जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं चाक्षुषीकरण। क्या होता है साथी, चाक्षुषीकरण होता है। अभी हम लोग एक एक पर चीज पर चर्चा करेंगे। चाक्षुषीकरण क्या है, चाक्षुषीकरण को साथियों आप लोग क्या कह सकते हैं, चाक्षुषी मतलब अपने नेत्रों के, अपने अक्षो का मतलब होता है नेत्र, अपने नेत्रों के माध्यम से उसको क्या करना, देखना और देखकर उसके बारे में उसको समझना, पढ़ना, यही चाक्षुषीकरण था। इसको हम लोग कह सकते हैं पहचान स्तर। क्या कह सकते हैं साथी, पहचान स्तर कह सकते हैं, पहचान स्तर कह सकते हैं। और इसको बहुत सारे नाम, आप देखने के स्तर से इसको बात कर सकते हैं, दृश्यीकरण हो सकता है। ऐसे सेकंड स्तर जो लेवल 1 रहा, लेवल 1 में इन्होंने किसको रखा साथी, एनालिसिस को रखा। लेवल 1 में इन्होंने किसको रखा, एनालिसिस को रखा। इन्होंने बताया कि बच्चा क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। बच्चा क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, ठीक है साथी, विश्लेषण हो गया।
जो नेक्स्ट स्तर रहा साथी, तीसरा स्तर रहा, इसको इन्होंने अनौपचारिक स्तर कहा। क्या कहा साथी? अनौपचारिक स्तर कहा। अनौपचारिक स्तर कहा। इनफॉर्मल स्टेज बोला इन्होंने, इनफॉर्मल लेवल बोला, इनफॉर्मल स्तर रहा साथी। इसके अलावा अगर बात करें लेवल 3 में, इन्होंने औपचारिक स्तर रखा। क्या रखा? फॉर्मल लेवल रखा, फॉर्मल स्टेज रखी। और लास्ट इन्होंने क्या रखा? लास्ट में स्टैंडर्डाइजेशन रखा, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं दृढ़ता। क्या कह सकते हैं? दृढ़ता, अर्थात वक्चे में आ जाती है दृढ़ता। तो यह चीजों दृढ़ता रखा। तो इस प्रकार से वेन हिले साहब ने अपने जो ज्यामितीय विचार को दिया, इस ज्यामितीय विचार में कुल 5 स्तर के साथ साथियों क्या रखा? इस 5 स्तर के साथ साथियों लेवल 4 तक की बात की। अब क्या होता है? चाक्षुषीकरण क्या होता है? विश्लेषण क्या होता है? अनौपचारिक स्तर क्या होता है? औपचारिक स्तर, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आइए चाक्षुषीकरण की बात करते हैं। चाक्षुषीकरण का मतलब होता है चीजों को अपने अक्षों के माध्यम से देख लेना। बच्चा करता क्या है? इस स्तर पर बालक जो होता है आकृति के बारे में सोचता है। सोचता कैसे है? सोचेगा, देखेगा, है ना, विजुलाइज करेगा, चीजों को देखेगा और देखता है और अपने घरेलू वाली चीजों से जोड़ता है। जैसे हमने बच्चे के सामने साथी एक सर्किल बनाया। हमने बच्चे के सामने साथी सर्किल बनाया और बच्चे से पूछा कि बताइए भैया कि यह क्या है। तो बच्चे को नहीं पता है यह वृत्त है। साथी बच्चे को नहीं पता है कि यह वृत्त है, तो ये क्या है? बच्चा क्या तुलना करेगा? बच्चा कहेगा भाई ये तो रुपया है, सिक्का है, गोल है। क्या होता है? हाँ, पापा जी का रुपया गोल, मम्मी जी की रोटी गोल है, दुनिया गोल मटोल है। आपने खूब सुना होगा। तो क्या है साथी? यह गोल है, अर्थात गोल है। तो बच्चे को वृत्त की संकल्पना के बारे में नहीं पता है। बच्चा नहीं कह सकता कि ये वृत्त है। बच्चा क्या कहेगा? गोल रोटी है, गोल सिक्का है। इस प्रकार से क्या करता है? घरेलू चीजों को देखते हुए, घरेलू चीजों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हीं चीजों के माध्यम से ज्यामिति की आकृतियों को जोड़ता है और उसके बारे में वो क्या करता है? उसको वर्गीकृत करता है। तो यही स्थिति कहलाती है। जैसे हमने बच्चे को क्या दिया? जैसे हमने बच्चे से पूछा साथी ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये पूछा जाएगा तो बच्चा क्या कहेगा? भाई ऐसा तो हम रोज बिस्किट खाते हैं, टाइगर बिस्किट है। आपने देखा होगा टाइगर बिस्किट आता था। तो बच्चा क्या कहता है? ये टाइगर बिस्कुट है। क्या है? टाइगर बिस्कुट है। तो हमने क्या बताया? बच्चा ज्यामितीय आकृतियों का चिंतन करता है। किसके माध्यम से? घरेलू जुड़ी हुई वस्तुओं के माध्यम से उनको जोड़ता है और उन्हीं के माध्यम से चीजों को क्या करता है साथी? डिस्क्राइब करता है। इसी चीज को इन्होंने लेवल 0 कहा और इसी चीज को चाक्षुषीकरण, दृश्यीकरण, पहचान स्तर या विजुअलाइजेशन बोला गया साथियों। तो आशा करते हैं लेवल 0 जो था, लेवल 0 समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया? लेवल 0 में बच्चा क्या करता है? ज्यामितीय आकृतियों को घरेलू वस्तुओं से जोड़कर, उनके माध्यम से उनको वर्गीकृत करता है, उनके बारे में बताता है, उनको वर्णित करता है। तो ये सारी चीजें क्या करता है? चाक्षुषीकरण। अगला है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस बात करें अर्थात विश्लेषण बात करें लेवल 1 के बारे में। ठीक है, देखिएगा अब होता क्या है विश्लेषण के अंतर्गत। अगर हम साथी बात करें भाई विश्लेषण में क्या है, तो विश्लेषण के अंतर्गत अगर बात करें तो बच्चा क्या करने लगता है? विश्लेषण के अंदर अभी तक बच्चे के अंदर बच्चा घरेलू चीजों के माध्यम से जोड़ता है। अब बच्चा क्या करता है? उनके गुणों के माध्यम से। अब बच्चा उनके गुणों के माध्यम से क्या करता है? उनके नाम को बताने लगता है, उनके चित्रों को बनाने लगता है। जैसे हमने बोला भैया वृत्त बनाइए, तो अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा वृत्त बनाने के लिए बच्चा कहेगा गोल गोल बना देगा, है ना। अगर कहेंगे आयत बनाइए तो बच्चा क्या करेगा? बिस्कुट की आकृति को खींच देगा। तो इन सब सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन देने लगता है। तो लेवल 2 में बच्चा क्या करता है साथियों? हमने बताया गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत करता है, चित्र बना लेता है तथा इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृति को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं तथा उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोच सकते हैं। वे आकृतियों को देखकर उनके गुणों को समझ लेते हैं, लेकिन क्या नहीं कर पाते हैं? उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है, इस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। इसका मतलब जैसे साथी हमने बताया बच्चे के सामने हमने बनाया यह, तो आप देखेंगे बच्चा क्या कहेगा? सर यह त्रिभुज है। क्या आप बताइए पहले लेवल में बच्चे को ये पता था त्रिभुज है? नहीं, बच्चे को पहले लेवल में नहीं पता था ये त्रिभुज है। अब पहले लेवल 0 पर बात करते तो बच्चा क्या कहता? भाई ये समोसा है। क्या है? समोसा है। क्योंकि हमने बताया था लेवल 0 में बच्चा क्या करता है? लेवल 0 में बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को घरेलू वस्तुओं से जोड़कर बताता है, उनके बारे में उसकी वास्तविक आकृति क्या है उसके बारे में नहीं बता पाता है। जब जैसे ही लेवल 1 पर बढ़ता है बच्चे से पूछा जाता साथी ये क्या है? तो 3 भुजाओं से गिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब पूछा जाता है क्या है साथी? तब भी कहता है त्रिभुज है।
मतलब इसका ये हुआ बच्चा जो है इन दोनों त्रिभुजों में ना तो समानता असमानता का अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा, उसे सिर्फ पता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, साथी त्रिभुज कहलाती है। बच्चे को नहीं पता है कि या समकोण त्रिभुज है और या हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। तो ऐसी स्थिति में साथी क्या करता है, बच्चा समस्त चीजों के मतलब ज्यामितीय आकृतियों के नाम के बारे में बताने लगता है, उनके गुणों को समझने लगता है, उनके चित्रों को बताने लगता है, लेकिन उसमें क्या समानता और क्या असमानता है इस स्तर को नहीं बता पाता है। बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। अगला है लेवल टू जिसको इनफॉर्मल स्टेज बोलते हैं, अनौपचारिक स्तर। अनौपचारिक स्तर इनफॉर्मल स्टेज में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, भाषाई आधार पर व्याख्या करने लगता है। बच्चा क्या करता है, भाषाई आधार पर व्याख्या करने लगता है और इस स्तर पर बच्चे न सिर्फ गुणों के बारे में सोच सकते हैं बल्कि विभिन्न आकृतियों के माध्यम से भाषाई आधार पर समानता या संबंध भी बताने लगते हैं। मतलब हमने क्या बताया, यहां पर क्या था, बच्चे विवेचना नहीं कर पाते थे। लेवल 1 में बच्चे डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे कि त्रिभुजों को कोणों के आधार पर अलग पार्ट में बांटा जाता है, भुजाओं के आधार पर अलग पार्ट में बांटा जाता है। लेकिन जैसे ही वो लेवल 2 अर्थात कह सकते हैं अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल स्टेज पर बढ़ते हैं तो वो बताने लगते हैं साथी कि बच्चा जो होता है ज्यामितीय आकृतियों को भाषाई आधार पर डिस्क्राइब करने लगता है, उनके बारे में अपने राय देने लगता है, अपना विचार देने लगता है। उसे पता चल जाता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज होती है। अगर आमने सामने की भुजाएं समान है तथा विकर्ण एक दूसरे के बराबर है तो ऐसी स्थिति आयत कहलाती है। लेकिन चारों भुजाएं समान है और विकर्ण भी बराबर है और एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, 90 अंश पर काटते हैं, तो साथ याद रखिएगा बच्चा बताने लगता है दिस इज द फिगर ऑफ स्क्वायर, अर्थात यह जो आकृति दी गई है वह किसकी है, वर्ग की है। तो हमने क्या बताया साथी, पहले स्तर में बच्चा घरेलू वस्तुओं से जोड़कर ज्यामितीय आकृतियों की संकल्पना करता है। विश्लेषण में क्या करता है, गुणों के आधार पर उनके नाम बताने लगता है, चित्रों को बताने लगता है, लेकिन समानता और असमानता के बारे में विभेदित नहीं कर पाता है। अनौपचारिक स्तर क्या होता है, इनफॉर्मल स्टेज। इनफॉर्मल स्टेज में बच्चा क्या बताता है साथी, हमने बताया उनके नाम को तो वो इसी में बताने लगता था। अब क्या करता है, भाषाई आधार पर इसकी व्याख्या करना सीख जाता है, इसकी समानता और असमानता के बारे में बताने लगता है। लेकिन अब आप कहेंगे ये सारी बातें तो सर ने बता दी अंत में, लेकिन बच्चा यहां पर चीजों को प्रूव नहीं कर पाता है। प्रूव करने का मतलब है अपने तथ्यों के आधार। देखो बच्चा क्या करता है, बता देता है, उसे पता है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है, हाँ चतुर्भुज होती है। बच्चे सर ने पढ़ा दिया कि भैया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का गुणा ऊंचाई होता है। बच्चा क्या करता है, रोटेशन लर्निंग का प्रयोग करता है, रटंत रूप से सीखता है, रट लेता है अर्थात, लेकिन कैसे होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इस चीज को प्रूव बच्चा नहीं कर पाता। इसी को साथी बोलते हैं इनफॉर्मल स्टेज। अनौपचारिक है, बच्चे को जो ज्ञान, बच्चा कच्ची मिट्टी के भांति होता है, उसको जो सिखा दिया जाता है बच्चा, भाई आप जब कक्षा 6 या 7 में पढ़ रहे थे उस समय आपको बता दिया जाता था, आपने देखा होगा कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता था पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन क्या सर ने आपके कभी बताया होगा कि क्या पाई आर स्क्वायर होता है तो कैसे होता है, बताएंगे भाई सभी लोग, नहीं पता है ना। तो इसलिए याद रखिएगा जब बच्चा लेवल 3 पर होता है, सॉरी लेवल 2 अर्थात तीसरे स्तर पर होता है, अनौपचारिक स्तर पर होता है, तो इस समय बच्चा समानता और असमानता को तो विभेदित कर लेता है, लेकिन साथियों याद रखिएगा वह उनको प्रूव नहीं कर पाता है। इसी को कहते हैं इनफॉर्मल स्टेज। अगला है लेवल 3 साथियों, जिसको हम लोग फॉर्मल स्टेज बोलते हैं, औपचारिक स्तर। बहुत ही गजब का सेशन है साथियों। अगर पूरी ईमानदारी के साथ आपको लगता है कि हाँ रचित सर के द्वारा जो वीएन हिलियो को पढ़ाया जा रहा है और आपने इससे पहले इसको अभी तक इस दृष्टिगत तो इसको नहीं पढ़ा है, तो साथियों बहुत ही मेहनत के साथ पढ़िएगा, क्योंकि मेरा वादा है आज के बाद यहां से होने वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि आज की जो क्लास है वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। मात्र 10 से 11 प्रश्नों का संकलन रहता है मेरा, लेकिन 3 प्रश्नों को दावे के साथ उसमें डाल देना तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी साथियों मेरा पूरा वादा है कि आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। मेरे एक एक पसीने की बूंद का जवाब देना है आप सभी को। साथियों जितना पसीना हमने बहाया है उस पसीने की कीमत आपको साथी चुकानी है। गारंटी है कि अब की बार अपना संकल्प पूरा करना है, क्योंकि एक भी बच्चा छूट गया मेरा संकल्प टूट गया साथियों। तो मेरा संकल्प नहीं टूटने देना है, अब की बार 130 पार ला कर रहना। आइएगा हम लोग बात करते हैं फॉर्मल स्टेज के बारे में। फॉर्मल स्टेज क्या होता है, हमने बताया था साथी, यहां पर बच्चा जो होता है औपचारिक स्तर में, औपचारिक स्तर में था लेवल 3। औपचारिक स्तर लेवल 3 का मतलब क्या होता है, यहां पर बच्चा भाषाई आधार पर तो व्याख्या यहां कर लेता था, लेकिन चीजों को प्रूव नहीं कर पाता था। वही स्थिति क्या होगा, अब चीजों का निगमन करना भी सीख जाता है। अब उसे पता है कि अर्धवृत्त में बना समकोण होता है तो कैसे होता है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं तो क्यों होते हैं, अर्थात वह प्रमेयों को प्रमेय
प्रमेय को प्रूव करना सीख जाता है, चीजों का निगमन करना सीख जाता है, सूत्रों का निगमन करना सीख जाता है, कैसे कोई सूत्र आया इस चीज के बारे में बताना सीख जाता है। तो जो औपचारिक स्थिति, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल स्टेज, अर्थात इस स्तर पर बच्चा क्या करता है, चीजों के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, अर्थात तर्क के रूप से सीखना शुरू कर देता है और उनके मध्य में संबंध बताना शुरू कर देता है और यहां पर चीजों को प्रूव करने लगता है, अर्थात आकृतियों के सामान्य गुणों के आधार पर उनका निगमन कर लेता है और प्रमेयों को प्रमाणित कर लेता है। इसी स्थिति को बोलते हैं साथियों फॉर्मल स्टेज। अगला स्टैंडर्डाइजेशन, अर्थात दृढ़ता। यहां पर साथियों देखिएगा, दृढ़ता का मतलब है, आपने देखा होगा, आप सारे सवाल लगाते होंगे साथियों, और आज का जो युग चल रहा है, ट्रिकी युग चल रहा है, आप देखते होंगे कि आप सवाल को लगा रहे हैं। रचित सर ने आपको मेथड पढ़ाया, फलाने सर ने आपको मेथड पढ़ाई, मिस्टर सर ने आपको मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी आप नए तरीके से आप सवालों को लगाना सीख जाते हैं, अर्थात नई खोज करने लगते हैं, अर्थात खोज के आधार पर बच्चा ज्यामिति आकृतियों की विवेचना करने लगता है। इसी चीज को साथी कहते हैं क्या, दृढ़ता। आशा और उम्मीद करते हैं कि वेन हिले के प्रोग्राम में आपको कोई समस्या नहीं। चाक्षुषीकरण, घरेलू वस्तुओं से जोड़कर त्रिभुज पूछा गया तो बच्चे ने क्या बता दिया, समोसा है। वृत्त पूछा गया, बच्चे ने क्या, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का रुपया गोल, देखो धरती गोल मटोल, कैसी स्थिति, आपने सारी चीजें बता दी। आयत के बारे में पूछा गया, टाइगर बिस्किट के बारे में बता दिया, पार्ले जी बिस्किट बता दिया आपने। तो बच्चा लेवल 0 पर क्या करता है, घरेलू वस्तुओं से जोड़कर ज्यामितीय आकृतियों की विवेचना करता है, इसमें चीजों के नाम जानने लगता है। यहां पर नाम जानने के साथ साथ उसका भाषाई विवेचना करने लगता है, चीजों का निगमन करने लगता है और बाद में क्या करता है, अपनी खोज के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों की विवेचना करने लगता है। आइएगा, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर बात कर रहे थे। वेन हिले के अनुसार बच्चा ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है, यदि वह ज्यामितीय आकृतियों के सामान्य गुणों का क्या कर लेता है साथी, निगमन कर लेता है। हमने अभी बताया था निगमन कर लेता है और प्रमेयों को प्रमाणीकृत कर लेता है। किस औपचारिक स्तर में, अर्थात कह सकते हैं अपने किस स्तर पर है साथी, लेवल 3 पर है, लेवल 3। तो आप सभी को वेन हिले का प्रोग्राम समझ आ गया होगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं अगर आप सभी को ये वेन हिले समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में अभी तो हमने वेन हिले को पढ़ा, पियाजे को पढ़ेंगे। जितने संबंधित, जितने साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनकी गणित के आधार पर जो भी विवेचना आ रही, हम लोग 10% करेंगे। 5% हमने केवल और केवल फैक्चुअल डाटा पर आधारित किए, उनको हम लोगों ने समझा। अब 5% हम लोग करने वाले हैं जो शिक्षण पर प्रश्न बनेंगे, गणित से संबंधित जितने भी शिक्षण से संबंधित प्रश्न बनेंगे। साथियों, मेरा वादा है कि गणित का शिक्षण से कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं, और गणित ही नहीं अभी तो हम सारे सब्जेक्ट्स को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं। बशर्ते आप पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को देखिएगा, इस क्लास का आनंद लीजिएगा। आइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 4000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, यह हमसे पूछा गया है, तो सभी लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग ब्याज को लेकर। ठीक है, ब्याज की संकल्पना को पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे ब्याज क्या होता है। तो 4000 रुपए का सबसे पहले तो समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो हमने बताया हुआ था, जब ब्याज पर ब्याज दिया जाने लग जाए, जब ब्याज पर ब्याज दिया जाने लग जाए, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, किसी अतिरिक्त राशि पर धन दिया, मतलब जो राशि होती है उस पर धन दिया ही जाता है, इसके अलावा अतिरिक्त राशि पर भी धन दिया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, हम लोग समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा विभिन्न तरीकों से, सूत्रों आदि के माध्यम से, लेकिन हम लोग किसी भी सूत्र का साथियों प्रयोग करने वाले नहीं, और ये बड़ी धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। देखिएगा, समझिएगा चीजों को। हमने बोला 4000 रुपए का, देखो हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज पड़ता ही है साथियों, लेकिन मूलधन के साथ साथ हमारा ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है। इसी चीज को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को साथियों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। आइएगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में क्या होता है। देखो, अगर जब समय फ्रैक्शनल होता है तो आपने पढ़ रखा होगा a बराबर
t1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 100 टू द पावर टाइम और इनटू साथियों ऊपर रखा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू फ्रैक्शनल टाइम डिवाइडेड बाई 100। लेकिन हम लोग किसी सूत्र का प्रयोग करने वाले नहीं, तो सूत्र साथियों क्या होता है, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे और कल पढ़ेंगे परसों भूल जाएंगे। तो हम लोग बेसिक फॉर्मेशन पर बात करेंगे। हमें पता है पहले साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो साथियों और पहले साल का चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों क्या रहते हैं साथियों, बराबर रहते हैं। तो 4000 का पहले वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर मात्र 4000 का 10% ब्याज पड़ेगा। अगर 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 400 रुपए होगा। हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो हमें पता है साथियों 4000 का तो 10% पड़ेगा ही पड़ेगा ब्याज, लेकिन इस 400 का भी 10% पड़ेगा और 400 का 10% निकालेंगे साथियों तो 400 का 10% कितना होने वाला है, 40 होने वाला है। अब हमने 2 साल तक के ब्याज को निकाल लिया, लेकिन हमें आधे साल का और चाहिए, तो हम तीसरे साल का निकाल कर अगर आधा कर दें तो आधे साल का ब्याज हो जाएगा। देखिएगा थर्ड ईयर का निकालते हैं तो हमें पता है थर्ड ईयर के ब्याज के लिए तो हमें पता है सबसे पहले इस 4000 का 10% 400, फिर इस 400 का 10% 40, फिर इस 400 का 10% 40, फिर इस 40 का 10% निकालोगे 4 होगा साथियों, कितना होगा, 4 होगा। यह हमसे 3 साल में पड़ने वाला ब्याज है। यह हमसे कितने साल में पड़ने वाला ब्याज है, 3 साल में। लेकिन हमें कितने साल का देना है, 2.5 साल का। तो हम इन दोनों को तो पूरा पूरा ले लेंगे साथियों और इसको क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो देखिए 4 4 840 ये हुआ साथियों। यहां देखिए इसका आधा 200 220 240 और 242 242 इसमें जोड़ देंगे तो यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1082। आपने किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं किया साथियों, किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं किया और बिना सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने जो 2.5 वर्ष का ब्याज था उस 2.5 वर्ष के ब्याज को ज्ञात कर लिया। आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा कंजूसी अगर करते हैं तो वीडियो को लाइक करने में करते। वीडियो हम देखते हैं व्यूज लगातार 200 250 जा रहा है, 100 जा रहा है, 150 जा रहा है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं होता है। क्योंकि लाइक अगर आप कर दोगे तो यही व्यूज हमारा 1K 2K में चला जाएगा। तो इस स्थिति आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। आइएगा हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे, पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में, किस अवस्था में बच्चे, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे गणितीय विवेचन कौशल दिखाना शुरू करते हैं। गणितीय विवेचन कौशल दिखाना, गणितीय विवेचन कौशल दिखाना शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। यह हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी स्थिति है, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें पियाजे के आधार पर बच्चे जो होते हैं वो गणितीय विवेचन की स्थिति को दिखाना शुरू कर देते हैं। यह स्थिति हमसे पूछी गई है। तो चलेगा साथियों, हम लोग पियाजे पर बात करेंगे और पियाजे के बारे में समझते हैं। पियाजे ने क्या बताया हुआ था, चलेगा समझिएगा। देखिएगा हम लोग पियाजे के बारे में बात करेंगे, टोटली बात पियाजे पर कर लेंगे ताकि पियाजे से भी अगर कोई प्रश्न बने तो हम लोग क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। अगर हम लोग पियाजे के बारे में बात करें तो पियाजे की स्थिति देखिएगा, पियाजे का जो जन्म है 1896 अर्थात 1896 में हुआ था। और हम लोग समझेंगे पियाजे ने किया, तो पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। देखो जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं साथियों तो यह सभी के सभी साइकोलॉजिस्ट ने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया और अपने बच्चों पर प्रयोग करने के बाद सारी चीजों के बारे में इन्होंने क्या कर दी, विवेचना कर दी। प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में गणितीय विवेचन कौशल को दिखाना शुरू कर दिया, अर्थात गणितीय संक्रियाओं के बारे में समझना शुरू कर लेते हैं, अर्थात गणित की विवेचना करने लग जाते हैं। तो समझिएगा साथियों, तो पियाजे ने बच्चे को बच्चे की उम्र को 4 भागों में कैटेगराइज किया और उन्होंने बताया कि बच्चे का जो कॉग्निटिव प्रिंसिपल है, पियाजे की जो थ्योरी थी, 2 प्रकार की थ्योरी थी, ठीक है। एक कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे के द्वारा दी गई थी। कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें अगर, पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास था, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरण में बताया हुआ था बच्चे की 4 अवस्थाएं होती। कितने बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी।
इन 4 अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था बताई हुई थी, इसको साथियों बोला हुआ था सेंसरी मोटर एज, अर्थात जिसको हम लोग संवेदी पेशी अवस्था अर्थात इंद्रिय जनित अवस्था या संवेगात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने बताया सेंसरी मोटर एज अर्थात संवेदी पेशी अवस्था, जिसको साथियों इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से हमने बताया। पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बताया बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, 4 चरणों में होता है। सबसे जो पहला चरण रहा, इसको इन्होंने कॉग्निटिव प्रिंसिपल थे, कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर रखा इंद्रिय जनित अवस्था। कौन से रखा साथियों? इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था रखा। दूसरे साथियों अगर बात करें, दूसरा वाला जो था, इसको इन्होंने जो दूसरे को रखा, इसको बोला गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या रखा साथियों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो तीसरी अवस्था थी साथियों, इसको इन्होंने बोला, जो तीसरी अवस्था थी साथियों, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब जिसको उन्होंने बोला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो चौथी अवस्था रही साथियों, इसको इन्होंने बोला अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोला साथियों? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त, जिसको औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यह औपचारिक अवस्था भी, अर्थात कह सकते हैं पियाजे के आधार पर यह फॉर्मल स्टेज भी है। कैसी अवस्था है साथियों? औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक अवस्था भी कह सकते हैं इसको साथियों, अवस्था कह सकते हैं। और इसको अनौपचारिक अवस्था कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? इसको अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। बहुत ही आसान सा सेशन होने वाला है, आप सभी लोग देखिएगा कि कोई भी प्रश्न हम लोग गलत करने वाले नहीं है, ठीक है, और उस चीज को समझेंगे, ठीक है, देखेगा। आएगा, देखिएगा, समझिएगा। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे गणितीय विवेचन कौशल को दिखाना शुरू कर देते हैं? सबसे पहला इंद्रिय जनित अवस्था है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अनौपचारिक अवस्था है, अगला अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था की उम्र इन्होंने 0 से 2 वर्ष बताई थी। क्या बताई थी साथियों? 0 से 2 वर्ष बताई थी। इस अवस्था की उम्र इन्होंने 2 से 7 वर्ष बताई थी। और जो हमारा मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट स्टेज है, इसके बारे में इन्होंने 7 से 11 वर्ष बताया हुआ साथियों, 7 से 11 वर्ष बताया हुआ था। और यह जो है 11 से 15 वर्ष की अवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। 11 से 15 वर्ष के बारे में यहां पर बताया हुआ था। तो इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलेगा, आएगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, समझिएगा सारी चीजों को। यहाँ पर इंद्रिय जनित अवस्था, यहाँ पर बच्चा क्या करता है? इंद्रियों के माध्यम से सारी चीजों को समझने लगता है। इंद्रियों के माध्यम से अपने, यहाँ पर बच्चे के अंदर भाषा का विकास नहीं होता है। बच्चे के अंदर जब भाषा का विकास नहीं होगा साथियों, तो जब भाषा का विकास नहीं होता है तो बच्चा क्या करता है? इंद्रियों आदि के माध्यम से, जैसे बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोकर अपने भूख के स्तर को, भूख को क्या करता है? प्रकट करता है। जब बच्चा रोएगा तो मम्मी उसे क्या कर देती है? दूध पिला देती है। यही परिस्थिति क्या है? इंद्रिय जनित अवस्था में बच्चा हर साड़ी पहनी महिला को अपनी मां समझने लगता है। क्योंकि बच्चों को ज्ञान नहीं होता है कौन है, उसे सिर्फ इतना पता है जो साड़ी पहने हैं, जो साड़ी पहने हुए महिला है वो कौन है? हमारी मां है। अर्थात यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं वो इंद्रियों आदि के माध्यम से होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहां पर गणित के स्तर में वह क्या करता है? चीजों को वर्गीकृत करने लग जाता है, अर्थात चीजों को क्या करने लगता है? सूचकता का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है, अर्थात अपलटावीपन की स्थिति होती है। गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि के बारे में बच्चा जानने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में साथी अनौपचारिक, यहाँ पर बच्चा क्या करता है? तर्क करना शुरू कर, मतलब तर्क की शुरुआत होती है। यहाँ पर लॉजिकल की जो होती है, लॉजिक की क्या होती है? शुरुआत होती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में साथियों बच्चा चीजों का निगमन करने लगता है, अर्थात गणितीय विवेचन कौशल को दिखाना शुरू कर देता है। तो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। गणित की चीजों को प्रूव करने लगता है, सूत्रों आदि को प्रकट करने लगता है, सूत्रों की व्याख्या करना सीख जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा क्या करता है? चीजों को पलट कर नहीं सोचता है। आपलटावीपन की स्थिति होती है। आपलटावीपन बच्चा, मतलब अगर आप उसको एक तमाचा मारेंगे, बच्चा खींच के 2 तमाचा देगा, है ना। तो आपलटावी स्थिति संरक्षण का अभाव होता है। बच्चा अगर एक बच्चे के द्वारा अगर एक वस्तु की आकृति में कोई परिवर्तन कर दिया तो बच्चा उस आकृति में परिवर्तन के बाद पुनः उसी आकृति पर वापस नहीं जा सकता। इसी को कहते हैं साथियों संरक्षण का अभाव।
मूर्त संक्रियात्मक में हमने बताया जो अपलटावीपन की स्थिति होती है उसको में परिवर्तन हो जाता है, और मूर्त संक्रियात्मक में हमने साथ में दूसरी एक बताई कि बच्चा तर्क करना क्या करता है, शुरू करता है। तर्क की शुरुआत होती है, मतलब सार्थक तर्क नहीं होता है साथियों, बच्चा तर्क करता है लेकिन निरर्थक होता है, उसे केवल जिज्ञासा होती है कि यह चीज हो रही तो क्यों हो रही, लेकिन इसके बारे में यह सही है या गलत है इसके बारे में वह नहीं जानता। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात औपचारिक अवस्था में साथियों क्या होता है, यहां पर बच्चा चीजों को प्रूव करने लगता है और उसके अंदर भाषाई विकास डेवलप हो जाता है। पहला प्रश्न था आपका, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे गणितीय विवेचन कौशल को दिखाना शुरू करते हैं, तो गणितीय विवेचन कौशल को दिखाना शुरू कर देते हैं साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात पियाजे के अनुसार यह कैसी है, चौथी अवस्था है। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, देखिएगा समझिएगा सारी चीजों को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है, अगला है 6 अंकों की एक वास्तविक संख्या, 6 अंकों की एक संख्या, 6 अंकों की एक संख्या, 6 अंकों की एक संख्या 75/077 या 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की एक संख्या है 11 से विभाज्य है। किससे? 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो 2y+3 का मान क्या होगा, तो 2y+3 का मान क्या होगा, 2y+3 का मान क्या होगा, यह साथियों हमसे पूछा गया है। 2y+3 का मान क्या होगा यह हमसे पूछा गया है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहां पर, ठीक है, समझिएगा। अगर हम लोग बात करें ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 11 से डिविजिबल होती हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 11 से डिविजिबल होती है, तो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी के अंतर्गत हम लोगों ने विभाज्यता के नियमों के अंतर्गत हमने बताया हुआ था, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह सभी की सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। जब संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाजित होती है। जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो संख्या 4 से विभाजित होती है। जब संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है तो संख्या 5 से विभाजित होती है। जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो संख्या किससे विभाजित होती है, 6 से होती है। और जब संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है, संख्या 8 से विभाजित होगी। जब संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कटती है। और जब संख्या के इकाई अंक पर 0 हो तो संख्या किससे कटती है साथियों, 10 से कटती है। अब देखिएगा 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 11 की विभाज्यता का नियम होता है कि हमेशा कोई भी नंबर होता है इसके 2 प्लेस होते हैं, एक इवन प्लेस होता है और एक ऑड प्लेस होता है। तो इसमें बताएगा सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस इक्वल्स टू 0 आर मल्टीपल ऑफ 11 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 अथवा 11 का गुणज है साथियों तो संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ 75/077 हम लोग किस एक एक टर्म को छोड़ छोड़कर जोड़ेंगे तो यहां पर देखेंगे साथियों कितना बनने वाला है। देखिएगा 7 में 7 जुड़ा साथियों 14 हुआ और प्लस 7 में 7 जुड़ा कितना हुआ 7/, फिर 7 फिर है नहीं कुछ। यहां से देखिए साथियों 7 और 5 12 हुआ, कितना हुआ 12। यहां से देखेंगे 22+2, यहां से देखेंगे कितना हुआ साथियों 22+2 हो गया। अब हम इसको चाहते हैं क्या बना ले साथियों, 0 बना ले, लेकिन 0 तो बना नहीं सकते क्योंकि यही संख्या क्या है, यही संख्या जो है क्या है ज्यादा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको 11 बना सकते हैं, इसको 11 बना सकते हैं। इसको 11 बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 और जोड़ दें, 9 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं यहां पर जो मान हो जाएगा y की वैल्यू का मान हो जाएगा, तो y की वैल्यू का मान कितना हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा। हमसे साथियों 2y+3 का मान पूछा गया, तो y की वैल्यू को 9 रख दीजिए, 9 दूनी 18+3। अर्थात कह सकते हैं हमारे इस प्रश्न का साथी क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का एक सीधा सा आंसर हो गया 21 हो गया। इसको आपने पूरी शिद्दत के साथ समझ लिया, ठीक है। तो सभी लोग जो है आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गर्मी बहुत कम है, ठीक है। टेम्परेचर धीरे धीरे अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो हमें लग रहा है 50 को पार कर जाएगा, और 50 को पार कर जाएगा तो सीधे क्या होगा इंसान गलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति धीरे धीरे रखिएगा, अपने स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता मत करिएगा, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और फिर पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित करते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिएगा अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
4x/क्यूब 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 प्लस 24x/स्क्वायर 24x/स्क्वायर माइनस 64x/, और डिवाइडेड बाई ओवरऑल दिया गया है 2x/, प्लस 16x 2x/, प्लस 16x। यहां हमसे पूछा गया है, इसको हमें बताना है कि यहां किसके बराबर है। तो साथियों देख लेते हैं इसके बराबर है। अगर हम यहां से 4x/स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां से सॉरी 4x/स्क्वायर तो कॉमन मिलने वाला नहीं है ना, तो हमें क्या कॉमन मिल सकता है साथियों? 4x/y कॉमन मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अगर हम 4x/y ऊपर वाले में कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा साथियों? y² बचेगा। यहां से क्या बचेगा? y बचेगा, और प्लस 4 × 24 6y बचेगा। यहां से अगर बात करें तो 16 × 64 हो जाएगा, माइनस 16 बचेगा साथियों, और यहां से डिवाइडेड बाई, यहां से देखिए साथियों 2x कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? तो यहां से y बचेगा, और यहां से क्या बचेगा? 8 बचेगा। यहां से y बचेगा, और यहां से क्या बचने वाला है? 8 बचने वाला है। अब देखिए यहां पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया, अर्थात द्विघात समीकरण हो गई। और हमने बताया था द्विघात समीकरण में क्या होता है? y² या x² का अगर स्वतंत्र है तो तृतीय पद के गुणनखंड करते हैं, और अगर स्वतंत्र नहीं है साथियों तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तृतीय पद से, और तब जाके हम ऐसा कर पाते हैं। आएगा यहां पर y² का पद स्वतंत्र है तो 16 के ऐसे टुकड़े करिए जिनको गुणा करें तो 16 मिले, और घटाएं तो कितना मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। तो 8 दूनी 16, और 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा साथियों। तो यहां पर देखिएगा हम इसको ऐसे लिखे ले रहे हैं 4x/, और यहां पर y² प्लस हमने क्या बताया? 8 में से 2 जाएगा साथियों, तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, और 16, और यहां पर डिवाइड में जो चल रहा है 2x/, प्लस 8 हो जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x/, अब यहां से क्या हो जाएगा? y² साथियों, प्लस 8y माइनस 2y और माइनस 16, और डिवाइडेड बाई 2x y प्लस 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे? थोड़ा कॉमन चेक कर लेते हैं। अगर हम यहां से कॉमन ले लें y, तो y जब कॉमन ले लेंगे साथियों, तो y जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? y प्लस 8 बच जाएगा, और यहां से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो भी क्या बच जाएगा साथियों? y प्लस 8 बच जाएगा, और डिवाइड में हमारा जो चल रहा है 2x y प्लस 8 चल रहा है ना। अब यहां से देखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा साथियों, 2 दूनी 4, तो यहां से क्या बचा साथियों? 2y बचा। यहां पर देखिए y प्लस 8 कॉमन है तो उसको ऐसे लिख लीजिए, और y माइनस 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या है साथियों? y प्लस 8। y प्लस 8 से y प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ 2y माइनस 2, यही हमारे इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर है। तो सभी को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखो प्रश्नों की जो प्रकृति है वह थोड़ी जटिल हो सकता है आपको लग रही है, क्योंकि जूनियर लेवल को भी हमने टच करने का प्रयास किया है। जूनियर लेवल भी यहीं से रहेगा, और प्राइमरी का लेवल भी यहीं से रहने वाला है। तो सभी लोग जो है बड़ी मेहनत के साथ पढ़ते रहे, क्योंकि अभी प्रश्नों की श्रृंखला जो है, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं हम जिनको करेंगे। ठीक है, बस आप सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ इसको देखते रहिए, क्योंकि आज के वीडियो को हमने बताया यहाँ पर जो हमने शिक्षण के स्तर को रखा, हमने आपको बेन हीले के प्रोग्राम को पढ़ाया, पियाजे के प्रोग्राम को पढ़ाया, अभी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते रहेंगे, पेमिला लाबैक का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सभी चीजों के बारे में हम लोग लगातार अध्ययन करने वाले हैं, और जितनी भी चीजें हो सकती हैं शिक्षण के अंतर्गत सीटेट में पूछी जाती हैं, उन सभी चीजों का विश्लेषण हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो बारी बारी से आप सभी लोग देखते रहिएगा। ठीक है, आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर फैक्टर करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप स्वतंत्र रहिए। हम लोग एक फैक्टर का एक अलग से वीडियो बनाकर बनाएंगे, तो आप सभी लोग उस वीडियो में फैक्टर को समझिएगा, सारी चीजों को हम लोग वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी तिर्यक रेखा द्वारा किसी तिर्यक रेखा द्वारा किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बने प्रतिच्छेद करने से बने उस तिर्यक के एक ही ओर के उस तिर्यक के एक ही उस तिर्यक के एक ही ओर के उस तिर्यक के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का अनुपात और के दो
अंतः कोणों का अनुपात 2:7 है। क्या है साथियों? 2:7 है। यदि इनमें से बड़ा कोण बाई, यदि इनमें से बड़ा कोण, यदि इनमें से बड़ा कोण बाई है तो 3/-40 डिग्री का मान क्या होगा? तो 3/-40 डिग्री का मान क्या होगा? यह पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सारी थ्योरी, आज के सारे प्रश्न जो है हमारी व्याख्या पर ही आधारित होंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, और जब दो रेखाएं समांतर होती है और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार जो जो एंगल बनते हैं तो उन सभी एंगल्स को समझने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें, दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं, AB एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। AB और BC, AB और इसको CD दे दीजिए। AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर एंड LM इज द ट्रांसवर्सल ऑफ AB एंड CD। यानी क्या हुआ, हमने कहा AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और LM एक तिर्यक रेखा है जो इसको क्या करती है, काटती है। अब काटने के बाद होता क्या है साथियों, यहां पर कुछ एंगल्स बनते हैं, तो उन प्रमेयों को सबसे पहले हम समझते हैं और बाद में हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया हुआ था यहां पर कुछ कोण बनते हैं, जैसे अल्टरनेट एंगल बनता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो भाई कई सारे ऐसे एंगल्स होते हैं जो यहां पर बनते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण जो होते हैं याद रखिएगा इस प्रकार से, जैसे अगर हम इसको नाम दे दें 1, 2, 3 और 4, यहां दे दीजिए 5, 6, 7, 8, तो ये एंगल हुए। तो अगर हम लोग एकांतर कोण की बात करें, एकांतर कोण इस प्रकार से बनते हैं, ऐसे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, जो जेड की आकृति में अपना देते हैं। जैसे 3 एकांतर है किसके, 5 के, 3 एकांतर है साथियों किसके, 5 के हैं। तो याद रखिएगा एकांतर कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। जब AB और BC दो, AB और CD दो रेखाएं समांतर है, LM काटती है, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं साथियों, बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, देखिएगा कोण 3 बराबर हो जाएगा किसके साथियों, 5 के हो जाएगा। कोण 2 बराबर हो जाएगा साथियों किसके, 8 के हो जाएगा। ठीक है, कोण 1 बराबर हो जाएगा साथियों 7 के हो जाएगा, और कोण 4 बराबर हो जाएगा किसके साथियों, 6 के बराबर हो जाएगा। और यह सभी के सभी जो कोण हैं कैसे है साथियों, एकांतर कोण रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले, एकांतर कोण रहने वाले हैं। और हमने बताया है कि जब कोई दो समांतर रेखाएं हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइएगा हम लोग आगे बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, विपरीत, यानी कि शीर्षाभिमुख, जिनका मुख एक दूसरे के तरफ हो। जैसे इधर से देखो, इधर से देखो, ये लग रहा है आपस में बातचीत कर रहे हैं एक और तीन, तो इसका मतलब होता है इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण भी सदैव आपस में क्या होते हैं साथियों, बराबर होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कोण 1 बराबर हो जाएगा साथियों किसके, कोण 3 के हो जाएगा। कोण 2 बराबर हो जाएगा साथियों कोण 4 के हो जाएगा। 5 बराबर हो जाएगा साथियों 7 के, और कोण 6 बराबर हो जाएगा साथियों किसके, 8 के हो जाएगा। आपने यहां पर देखा कि जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, शीर्षाभिमुख अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अर्थात क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण भी सदैव आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव आपस में क्या होते हैं साथियों, बराबर होते हैं। इसके बाद एक थ्योरम और पढ़िएगा, क्योंकि सारी थ्योरम तो यहां पर संभव नहीं है, क्योंकि सारी थ्योरम तो हम तभी पढ़ा सकते हैं जब हम लोग ज्योमेट्री के सेशन को लेकर आएंगे। यहां पर केवल और केवल इस प्रश्न को थोड़ा सॉल्व करना है, क्योंकि अगर पूरी व्याख्या करने लग गए तो पता चलेगा साथियों एक सवाल और 1 घंटा हो जाएगा, और आप लोगों को लगेगा फिर कहीं ना कहीं टॉपिक पूरा क्लियर करवाना पड़ेगा। तो यहां पर केवल चीजों को समझिएगा। हमसे पूछा गया है किसी तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से तिर्यक के एक ही ओर बने दो अंतःकोण। एक ही ओर का मतलब या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए। अंतःकोण का मतलब होता है साथियों जो भुजाओं के अंदर हो, मतलब 2 और 3 और 5 और 8, ये कैसे अंतःकोण है। लेकिन एक ही ओर का मतलब 2 और 5। तो इस प्रकार से जब क्या होता है, जब कोई दो रेखाएं समांतर और एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है साथियों, एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योग कितना होता है साथियों, 180 अंश होता है। आइएगा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया यह जो कोण है 2:7 में, तो हम मान लेते हैं यह एंगल 2x है और यह एंगल कितना है 7x है। कितना है 7x है, 7x हो गया। हमें पढ़ाया है कि जब कोई रेखा समांतर होती है और तिर्यक रेखा काटे तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 7 और 2 जोड़ लीजिए साथियों 9x हो जाएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा, देन x इक्वल टू हो जाएगा 20। तो यहां से छोटा कोण क्या हुआ,
छोटा कोण साथियों हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा साथियों, और बड़ा कोण साथियों, बड़े कोण का मान जो हो जाएगा, और बड़े कोण को इन्होंने एक नाम दिया है बाई, क्या दिया है, बाई दिया है, तो यहाँ पर 7 डालेंगे तो 20 शक्ति 140 हो जाएगा, हमारा बड़ा कोण निकल गया। अब पूछा है 3y-40 का मान क्या होगा, तो 3y-40 का मान निकाले, 3y की वैल्यू है 140 और -40, सरल कर लीजिए, 420 -40, 420 -40 करेंगे साथियों, बड़ा अच्छा नंबर आ गया ना 420, है ना। 420 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप आसानी से इस प्रश्न को क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, ठीक है, लगे रहिएगा, क्योंकि आज के स्लोगन में ही हमने आपको बता दिया था कि मसाल ऐसी जलनी चाहिए जो तब तक न बुझे जब तक कि हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। हमने बताया हुआ था पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं, पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, और लास्ट में हमने बताया था जिसमें मसाल सा जज्बा हो वह दीप जलाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। आइएगा, फिर वापस आते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर और अपने सेशन का आनंद लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा, डरना नहीं है और असफलता से डरना नहीं है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, ठीक है। तो असफलता से डरना नहीं है। हमने आप बताया नन्ही चींटी क्या करते हैं, दीवार पर चढ़ती है और फिर फिसलती है, फिर चढ़ती है और फिर फिसलती है, इस प्रकार, लेकिन फाइनली क्या होती है, एक स्टेज आती है, वो चढ़ जाती है। तो अभी आगे चल के हम लोग बात करेंगे वहां पर। तो हम लोग नए क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का रहने वाला है, देखिएगा साथियों, लिखा हुआ है 3/5 यदि 3/5 टू द पावर 3x - 2 इक्वल्स टू द 9/25 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3/5 टू द पावर -3। तो पूछा गया है तो 2x + 1 का मान क्या होगा, तो पूछा गया है 2x + 1 बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। आइएगा हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर। तो हमने पढ़ रखा है कि इफ a टू दी पावर m एंड a टू दी पावर n है अगर, तो a टू दी पावर m + n हो जाता है, मतलब गुणा में घाते, हमने बताया हुआ है साथियों, गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो यहां पर देखिएगा 3/5 की पावर 3x - 2 ऐसे रखेंगे। इसको साथियों सबसे पहले तो हमें बेस बराबर करना होगा, और बेस बराबर करने के लिए हम इसको 3/5 टू दी पावर 2 लिखेंगे, और 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 हो जाएगा, इंटू 3/5 टू दी पावर -3। अब पावर जुड़ जाएंगी, है ना, पावर जुड़ जाएंगे। तो यहां से देखिएगा कितना हो जाएगा, 16 में से 3 जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 13। अब हमने पढ़ रखा है इफ a टू दी पावर x इक्वल्स टू द a टू दी पावर y, देन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y। हमने बताया हुआ है अगर आधार बराबर होते हैं, अगर आधार संख्या बराबर होती है साथियों, तो उसकी घातें भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं। तो 3x - 2 इक्वल्स टू द 13 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, माइनस का है, प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 15, यानी x की वैल्यू साथी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 5 हमसे पूछा है 2x + 1 का मान क्या होगा, तो 2x + 1 का मान निकालने के लिए हम लोग x की वैल्यू को रख देंगे 5 + 1, 2 पंचे 10 और 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो इस प्रश्न का साथियों आंसर कितना हो गया, 11 हो गया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आनंद लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और इस श्रृंखला को हमने जो शिक्षक सीरीज प्रारंभ की हुई है, अगर इस शिक्षक सीरीज के समस्त सेशन को आपने देख लिया तो वादा है हमारा कि आप 130 पार का जो आपने संकल्प लिया है वो आप पूरा करके आएंगे। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा हमें एक पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है। इसमें पाई चार्ट में 5 विषयों का समागम है। कितने विषयों का समागम है, 5 विषयों का, 5 विषयों का समागम है। और हमसे दिया गया है एसएसटी में, एसएसटी में जो अध्ययन करते हैं वो 96 डिग्री है, एसएसटी जो अध्ययन करते हैं वो 96 डिग्री है। हिंदी जो अध्ययन करते हैं, हिंदी वो 84 डिग्री है। कितने साथियों, 84 डिग्री है। उसके बाद जो गणित पढ़ते हैं
ठीक है, जो गणित पढ़ते हैं वो 63 डिग्री है। कितने हैं साथियों? 63 डिग्री है। और उसके अलावा जो विज्ञान पढ़ते हैं वो 57 डिग्री है। जो विज्ञान पढ़ते हैं साथियों वो 57 डिग्री है। और लास्ट अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों की संख्या 60 डिग्री है। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है साथियों? 60 डिग्री है। यहां में दिया गया है और हमसे कहा गया है साथियों, पूछा गया है यदि उसे गणित में 105 अंक मिले। प्रश्न है यदि उसे गणित में 105 अंक, गणित में 105 अंक मिले हों, यदि उसे गणित में 105 अंक मिले हों तो इन पांचों विषयों में उसके द्वारा, तो इन पांचों विषयों में उसके द्वारा प्राप्त अंक क्या है? प्राप्त अंक क्या है? आइएगा साथियों देख लेते हैं। ठीक है, पाई चार्ट को हम लोग समझते हैं। तो पाई चार्ट में दो टाइप पर प्रश्न आधारित होता है। दो टाइप वो कौन से रहने वाले? या तो आपका डिग्री पर बेस्ड होगा या तो परसेंटेज पर बेस्ड होगा। डिग्री पर अगर बेस्ड है तो हम लोग 360 से कंपैरिजन कर देंगे, और परसेंटेज पर बेस्ड है तो हम लोग 100% से कंपैरिजन कर देंगे। आइएगा समझते हैं। यहां पर अगर हम लोग सबके एंगल्स का सम करें, यहाँ 96 डिग्री, 84 डिग्री, 63 डिग्री, 57 डिग्री और ये कंप्लीट एंगल बनता है, तो इनका सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू द 360, अर्थात सभी कोणों को जोड़ें तो हमें 360 मिलने वाला है। अब देखिएगा, इन्होंने कहा गणित में 105 अंक मिले, गणित में साथियों कितने मिले? 105, और यहां से एंगल के आधार पर देखें 63 डिग्री, तो कहीं ना कहीं 63 बराबर हो जाएगा 15 डिग्री, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 105 अपॉन 63। और मल्टीप्लाई हमें क्या करना है? सभी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है? 360 से गुणा करा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा साथियों? 9 सती 63 और 9 चौके 36 हो जाएगा। 7 से इसको काट दें, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो कितना हो जाएगा? 15 चक्कू 60, अर्थात कितने अंक हो जाएंगे? 600 अंक इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों 600 अंक हो जाएगा, जो कि आपने इस प्रश्न को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। आपने पेडागोजी के स्तर को भी पढ़ा होगा, आपने फैक्चुअल डाटा के स्तर को भी पढ़ा होगा, और जबरदस्त तरीके से सारी चीजों का एनालिसिस किया होगा। और आप सभी वीडियो को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जितने भी लेक्चर हैं सभी आपके लिए कितना अहम भूमिका निभाएंगे आपके एग्जाम में, बशर्ते आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ समझ लीजिएगा। आज जो हमारी मूल परिचर्चा थी, थोड़े प्रश्नों का संकलन कम रहा, आज समय भी बहुत हो चुका है, प्रश्नों का संकलन इसलिए कम रहा क्योंकि यहाँ पर आज शिक्षण का पोर्शन ज्यादा था, और शिक्षण के पोर्शन में हमने दो बड़े मनोवैज्ञानिकों को पढ़ लिया, जिसमें हमने बेन हिले की थ्योरी को पढ़ा। हमने बताया बेन हिले की थ्योरी में पियरे वेन हिले और डायना वेन हिले ने क्या क्या बताया, उन सब चीजों के बारे में जाना, और जीन पियाजे के बारे में जाना। तो इन सब सारी चीजों को आपने पढ़ा। लेकिन यहां से वादा है, प्रश्नों की श्रृंखला भले ही कम रही हो, लेकिन वादा है कि यहां से 2 से 3 प्रश्न आपको अवश्य आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो इस सेशन को बड़ी आनंद के साथ आप लोगों ने देखा, स्नेह दिया। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग लास्ट में चलने से पहले, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, जितना जबरदस्त तरीके से हो सके, इसको शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।